हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन का जो शिफ्ट 2 वाला पेपर हुआ था 22 जुलाई 2021 को। उसका अपन लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शिफ्ट 1 का तो बेटा पता ही नहीं है पेपर हुआ या नहीं हुआ, कुछ आता पता ही नहीं है। तो शिफ्ट 2 का जो पेपर है वो कुछ मेमोरी बेस्ड मैं आपके पास में लेके आया हूँ। ठीक है, हिंदी में मैंने कन्वर्ट किया है, इसको हिंदी में बदला है और आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए ए एवं बी ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे रखा है, वेरी फेमस अमीन वाला चैप्टर जो होता है, चाहे आप एनसीईआरटी से उठा के देख लो, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड अभिक्रिया दी हुई है, कोई इधर उधर की बात नहीं करी है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसी ए से कराकर आपका बेंजीन बना लिया गया है। तो वो ए क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पर वो ए या तो H3PO2 हो सकता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, या फिर वो आपका इथेनॉल हो सकता है। इथेनॉल भी हो सकता है, H3PO2 भी हो सकता है। ये आपकी एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें एक का अपचयन होगा और दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पे अपचयन तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का होता है और ऑक्सीकरण H3PO2 या फिर इथेनॉल का होता है। अगर H3PO2 दिया होगा तो H3PO3 में बदल जाएगा और इथेनॉल दिया होगा तो इथेनॉल में बदल जाएगा। तो आप ऑप्शन में मैच कराओ, तो यहाँ पर H3PO2 भी दिए हैं और इथेनॉल भी दिए हैं, दोनों के दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो अभी हम रुक जाते हैं, बी वाला भी देख लेते हैं कि बी वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है। बेंजीन की अभिक्रिया फिर बी से कराने पर आपका यहाँ पर ये इथाइल ग्रुप लग गया, साथ में बेटा यहाँ पर AlCl3 भी दे रखा है। यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। हमें पता है कि अगर बेंजीन के ऊपर हम लोगों को अल्काइल समूह प्रतिस्थापित करना है तो एक ही अभिक्रिया हमारे पास है, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यानी कि ये जो बी रहा होगा वो क्या रहा होगा, CH3CH2Cl रहा होगा। CH3CH2Cl और AlCl3 मिलके आपको क्या दे देंगे, CH3CH2+। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बन जाएगा जो इस बेंजीन पर प्रतिस्थापित हो जाएगा। यानी कि ए आपका H3PO2 या इथेनॉल में से कुछ भी हो सकता है, बी आपका CH3CH2Cl यानी कि इथाइल क्लोराइड होगा। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में H3PO2 और इथाइल क्लोराइड दिया है, पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में इथेनॉल और H3PO2 दिया है, तो H3PO2 से तो कुछ होगा नहीं बेटा, इथेनॉल के बाद इथाइल क्लोराइड दिया होता तो ये भी ऑप्शन हो सकता था। फिर यहाँ पे H3PO2 दिया हुआ है लेकिन साथ में फिर इथेनॉल दे दिया जिससे भी कुछ हो नहीं सकता। फिर यहाँ पे इथाइल क्लोराइड पहले दे दिया जिससे कुछ नहीं होगा। ए आपका H3PO2 या फिर इथेनॉल होना चाहिए था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं थी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यौगिक A C6H6O है, FeCl3 के साथ अभिक्रिया कर गहरा हरा रंग देता है। यौगिक A क्लोरोफॉर्म KOH के साथ अभिक्रिया कर B देता है। देखो इतनी सी से ही हम लोग बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हैं। C6H6O दिया है, एक तो आपको DU निकालना हम लोग सिखाते ही हैं, तो DU यहाँ पे निकालोगे तो DU की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वही फॉर्मूला आप लगाओगे C+1 - H+X - N/2। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा बेटा, 6+1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 6/2, यानी कि 7 - 3 4 आ रहा है। यानी कि C6H6O के अंदर DU 4 है और वो हरा रंग देता है जब उसको FeCl3 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो FeCl3 का टेस्ट आपको पढ़ाया था फिनॉल के लिए। 1% FeCl3 का अगर आप विलयन लोगे फिनॉल के साथ तो वो आपको बैंगनी रंग देता है, यानी कि कलर आने लगता है, डार्क कलर, गहरा रंग आने लगता है। वो हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, बैंगनी भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑर्थो मेटा पैरा क्रिसोल है या ऑर्थो मतलब वो आपका जो कैटेकोल रिसोर्सिनॉल क्विनोल होता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हरा रंग दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, फिनॉल होगा। यहाँ से क्लियर कट पता चल जाता है कि ए हमारा रंग दे रहा है FeCl3 के साथ, तो ए पक्का पक्का फिनॉल होगा। और आप देख भी सकते हो कि ये C6H6O को सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब इस ए की अभिक्रिया जब आप क्लोरोफॉर्म KOH के साथ कराओगे तो ये बहुत फेमस अभिक्रिया है ना, मतलब कोई भी बता देगा आपको, है ना, एनसीईआरटी में भी दी हुई है। क्लोरोफॉर्म KOH के साथ कौन सी अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, रीमर टीमन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, रीमर टीमन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। रीमर टीमन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनता है फिनॉल के अंदर, ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड और पैरा सैलिसिल अल्डिहाइड। तो यहाँ पे CHCl3 KOH दिया है तो यहाँ मुख्य उत्पाद पैरा वाला बनेगा, अगर NaOH दिया होता तो मुख्य उत्पाद ऑर्थो वाला बनता। तो यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा पैरा स्थिति पर। बात समझ में आ रही है। और ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड भी बन सकता है, हालांकि यहाँ पर मुख्य की बात नहीं करी है उसने, तो हम लोग दोनों उत्पाद लेके चलते हैं, ऑप्शन में मिलाएंगे फिर जो भी दिया होगा उसके अनुसार, ठीक है ना। ऑर्थो और पैरा दोनों बनाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद बोला है कि बी बन गया साहब, बी का निर्माण सी की अभिक्रिया PCC के साथ करा के भी किया जा सकता है।
यानी कि इस बी को या तो ये इसको किसी के मतलब पीसीसी के साथ अभिक्रिया करा के भी बनाया जा सकता है। कोई सी है, सी की अभिक्रिया पीसीसी के साथ कराऊंगा तो भी हमारा ये बी निकल के आ जाएगा, यहां पर कोई सी यौगिक है। अब हमें देखो, अगर पीसीसी के साथ अभिक्रिया करा रहा हूं तो पीसीसी किसका ऑक्सीकरण करता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है, माइल्ड ऑक्सीकारक है, पीसीसी का एक ही काम है, ठीक है ना। तो पक्का यहाँ पे अल्डिहाइड की जगह पर कुछ अल्कोहल वाली बात रही होगी, मुझे नहीं पता, अभी ऑप्शन में चेक कर लेंगे, कुछ तो ऑप्शन से भी मदद लें। देखो यहां पर ए तो सारे के सारे आपको फिनॉल ही दे रखे हैं बेटा, ए सारे के सारे फिनॉल है, और सारे बी वाले भी जो है वो ऑर्थो स्थिति वाले दे रखे हैं, यानी कि आप इस वाले प्रोडक्ट को काट दो, इस वाले उत्पाद को रख लो। मैंने बोला था ना आपको ऑर्थो पैरा दोनों बन सकते हैं, लेकिन इसने ऑर्थो वाला ले रखा है तो हम ऑर्थो सैलिसिल अल्डिहाइड ले लेंगे। और अल्डिहाइड मेरे को कौन से ऑप्शन में मिल रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पे अल्डिहाइड भी आ रहा है, फिनॉल भी आ रहा है, तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप देखो यहाँ पर ये अल्कोहल भी आ रहा है, जब इस अल्कोहल का ऑक्सीकरण मैं पीसीसी से कराऊंगा तो ये माइल्ड ऑक्सीकारक की तरह इस अल्कोहल को, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में भी बदल देगा। तो यहाँ से आसानी से ए बी सी आप लोग निकाल सकते हो। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन था। मतलब जेई का जो लेवल है ना उसके हिसाब से, मेंस के हिसाब से मेरे को ठीक लगा, ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अनुनाद नहीं दर्शाता। अब ये देखो, ये जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं है ना, जेई मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान लल्लू से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अगर आए हैं तो, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पाई बंध के साथ अनुनाद कर रहा है, यानी कि इसमें तो अनुनाद होता है। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पाई बंध के साथ अनुनाद करता है, तो यहाँ पर भी अनुनाद होता है। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ बीच में एक sp3 कार्बन आ गया है, और sp3 कार्बन आने की वजह से यहाँ पे संयुग्मन खत्म हो गया है, इसका मतलब यहाँ पर अनुनाद नहीं होगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन जो है, इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो बेंजीन के साथ अनुनाद नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे कार्बन sp3 आ गया। लेकिन बेटा बेंजीन खुद तो अनुनाद कर रहा है, बात को समझना। आप यहाँ पर इस बेंजीन को भूल जाते हो कि बेंजीन खुद तो अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है, तो यहाँ पर बेंजीन के अंदर तो अनुनाद चल ही रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बस इतना सही हो सकता है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। देखो आप, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था अनुनाद का, इससे पहले वाली शिफ्टों में भी अनुनाद के ऊपर क्वेश्चन आया, तो अनुनाद को आप अच्छे से रिवाइज कर लो। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वाले टॉपिक को भी छुआ नहीं है, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, कौन से एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक वो आ सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अमीन तो उसका फेवरेट टॉपिक हो ही रखा है, अमीन ही अमीन पे क्वेश्चन दे रहा है, बायोमोलिक्यूल पे दे रहा है, पॉलीमर यानी कि बहुलक पे दे रहा है, और वो दैनिक जीवन में रसायन उस पर दे रहा है। ये 4 टॉपिक तो फेवरेट बना रखे उसने, जीओसी और ये 3 बाकी के, ठीक है ना। बाकी पे क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो यहाँ पर एनिलीन का क्या करा रहे हैं, सल्फोनीकरण संभव है, ठीक है। एनिलीन का क्या करा रहे हैं, नाइट्रेशन, HNO3H2SO4 के साथ, तो नाइट्रेशन भी संभव है। हालांकि नाइट्रेशन में जो होता है वो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों उत्पाद बनते हैं। 51% तो आपका पैरा वाला बनता है, 2% आपका ऑर्थो वाला बनता है, और मेटा वाला आपका 47% बनता है। और ये क्वेश्चन पिछले जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ था, मतलब इससे पहले वाला जो सेकंड अटेम्प्ट हुआ था, उसमें भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यही सेम क्वेश्चन वो बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एनिलीन का असाइलीकरण किया हुआ है, तो कोई भी अमीन हो उसका असाइलीकरण आप करोगे तो असाइलीकरण आप एसिड हैलाइड के साथ कर सकते हो, या फिर आप एनहाइड्राइड के साथ कर सकते हो, या फिर आप अल्कोहल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी ले लो आप यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में, है ना, बेस पिरिडीन होता है, ठीक है ना। क्षार की उपस्थिति में नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आक्रमण करके Cl को बाहर निकालेगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर COCH3 प्रतिस्थापित हो जाता है। जो Cl- निकलता है वो यहाँ से जो NH2+ बनता है ना, उस H+ को लेकर HCl बना लेता है, और वो HCl इस पिरिडीन में घुल जाएगा और लवण बना लेगा, जिससे अभिक्रिया की दर आगे की तरफ हो जाएगी ली चैटलियर सिद्धांत के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस तरह से एसिलीकरण होता है, वही एसिलीकरण यहाँ पर किया हुआ है एनिलीन का, बिल्कुल संभव है। लेकिन आपको पढ़ाया गया है कि, और मतलब हर कोई पढ़ाता है, एनिलीन का फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो AlCl3 होता है, AlCl3 बेटा कैसा होता है, लुईस अम्ल होता है, और लुईस अम्ल के साथ ये नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद ही लुईस क्षार लुईस अम्ल वाली अभिक्रिया दर्शा के किसमें बदल जाता है, ये बदल जाता है NH2+ AlCl3- में, जिससे कि ये पूरा का पूरा कैसा हो जाता है, प्रबल -I वाला समूह हो जाता है।
और प्रबल माइनस आई वाला समूह होने के कारण ना तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देगा, ना ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण देगा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण दोनों संभव नहीं होती। ये क्वेश्चन एज इट इज सेकंड शिफ्ट में भी पूछा गया था, मतलब सेकंड अटेम्प्ट जो हुआ था जेईई मेंस का उसमें भी पूछा गया। सेम क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो वापस पॉलीमर बहुलक से क्वेश्चन आया है ना, फेमस टॉपिक है उसका, मतलब फेवरेट टॉपिक चल रहा है उसका। क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन, नियोप्रीन। अब की बार उसने रबर से सवाल पूछे है ना। तो क्लोरोप्रीन आपका कैसा होता है, नियोप्रीन आपका कैसा होता है। क्लोरोप्रीन और नियोप्रीन जो होते हैं दोनों के दोनों आपके संश्लेषित रबर होते हैं। आइसोप्रीन जो होता है वो आपका प्राकृतिक रबर होता है, ठीक है ना। और अक्राइलोनाइट्राइल पे तो पिछली शिफ्ट में ही आपका सवाल आया था ऑर्लोन वाला, ठीक है ना। अब देखो क्लोरोप्रीन की जो संरचना है, क्लोरो किसी में भी नहीं दिख रहा बेटा, पी वाले ऑप्शन में दिख रहा है और एस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, लेकिन ये बहुलक है और ये एकलक है। तो क्लोरोप्रीन जो होता है वो एकलक होता है, तो ए का आंसर तो आपका पी आ जाएगा। आइसोप्रीन जो होता है वो क्या होता है बेटा, प्राकृतिक रबर होता है, और प्राकृतिक रबर का एकलक आपका ये 2-मेथिल ब्यूटा 1,3-डाइन होता है, तो ये आर से मिल जाएगा। याद रखने वाली बातें हैं। नियोप्रीन जो होता है बेटा वो क्लोरोप्रीन का बहुलक होता है, और क्लोरोप्रीन का बहुलक कहां पे दिख रहा है आपको, एस वाले में दिख रहा है, जिसको संश्लेषित रबर भी बोलते हैं। अक्राइलोनाइट्राइल जो होता है ये रहा आपका अक्राइलोनाइट्राइल, जो मैंने पिछले वाले अटेम्प्ट में जो आपका सॉल्यूशन बना के दिया था उसमें भी डिस्कस किया था कि विनाइल साइनाइड बोल लो, चाहे 1 2 3, अगर इस साइनाइड के कार्बन को आप इसमें इकट्ठा करके लिख रहे हो तो 3 कार्बन और 1 द्विबंध वाले को अक्राइल से बोला जाता है और इसका नाम अक्राइलोनाइट्राइल रख दिया जाता है। तो आप मिला लो, ए का पी, ए का तो क्या आ रहा है बेटा पी ऑप्शन आ रहा है, और बी का बेटा आर ऑप्शन आ रहा है, और सी का बेटा आपका एस ऑप्शन आ रहा है, और डी का बेटा आपका क्या आ रहा है, क्यू ऑप्शन आ रहा है। तो ए का पी, बी का आर, सी का एस और डी का क्यू। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, मेमोरी बेस्ड है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन त्रिविम समावता नहीं दर्शा सकता है। पहली बार उसने यहाँ पर समावता वाले चैप्टर को थोड़ा सा छेड़ा है, ठीक है ना। तो त्रिविम समावता की बात पूछी है। त्रिविम समावता या तो प्रकाशीय हो सकते हैं या ज्यामितीय हो सकते हैं, तो वही चीज हमें चेक करनी है, क्या प्रकाशीय या फिर ज्यामितीय दर्शा रहे तो त्रिविम समावी बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो यहां पर आप देखो इस पाई1 के लिए तो दोनों हाइड्रोजन है, ये ज्यामितीय समावता तो नहीं दर्शा सकता, लेकिन यहाँ पर ये किरेल केंद्र की तरह व्यवहार करेगा। ये CH3 है, ये समूह पूरा अलग है, ये पूरा समूह अलग है और हाइड्रोजन अलग है। तो किरेल केंद्र अगर किसी यौगिक में एक किरेल केंद्र हो तो वहां से 2 त्रिविम समावी भी संभव है। इसका R भी बनेगा और इसका S भी बनेगा, इसलिए त्रिविम समावता दर्शाएगा। इसी तरह से ये भी ज्यामितीय समावता नहीं दर्शा सकता, लेकिन यहाँ पर भी किरेल केंद्र उपलब्ध है। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर एथिल है और ये पूरा का पूरा समूह है। तो ये भी क्या बनाएगा बेटा, R भी बनाएगा, S भी बनाएगा, और R और S त्रिविम समावी भी होते हैं। फिर इसी तरह से आप ये देखोगे तो यहाँ मेथिल है, यहाँ एथिल है, यहाँ मेथिल है, यहाँ एथिल है, यानी कि ये पाई1 जो है वो ज्यामितीय समावता दर्शाएगा, GI दर्शाएगा, ठीक है। तो बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन हमारा ना GI दर्शाएगा ना प्रकाशीय समावता दर्शाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये भी एथिल है, ये भी एथिल है, तो ये ज्यामितीय समावता तो दर्शा नहीं सकता। इसमें कोई किरेल केंद्र भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए प्रकाशीय समावता भी नहीं दर्शा सकता। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा, जो ना तो प्रकाशीय ना ज्यामितीय समावता दर्शाता है, इसलिए त्रिविम समावता नहीं दर्शाता है। क्लियर है। पेंटीन के कुल अचक्रीय संरचना संभव है। दूसरा सवाल समावता से, ठीक है ना। ज्यामितीय समावियों को भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेंटीन जो है, पेंटीन की संरचना अगर आप बनाओगे तो ये 5 कार्बन होंगे। अब 5 कार्बन में आप एल्कीन को यानी कि द्विबंध को कहाँ रख सकते हो, पहली स्थिति पे रख सकते हो, और कहाँ रख सकते हो, दूसरी स्थिति पे रख सकते हो। अब 5 कार्बन में इससे ज्यादा तो कोई और संभावना है नहीं, तो हम 4 कार्बन की मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाएंगे और 1 कार्बन का प्रतिस्थापन भी लटका देंगे। अगर मैं पहले कार्बन पे लटकाऊंगा तो वही बन जाएगा, क्योंकि मुख्य कार्बन श्रृंखला 5 की आ जाएगी, तो मैंने दूसरे कार्बन पे लटकाया। अब ऐसा करने से यहाँ पर आप पाई1 लगा सकते हो। संभावनाएं देखनी है हमें, जिससे नए नए IUPAC नाम आते जाएं। अचक्रीय बनाने, चक्रीय तो बनाने भी नहीं है। यहाँ पर आप पाई1 लगा सकते हो, और एक और संरचना और बना सकते हो आप यहाँ पर, ये वाली, यहाँ पर भी आप पाई1 लगा सकते हो। ऐसा करने से अब हमारे पास सारे संरचनात्मक समाविवी तो बन चुके हैं। अब हमें चेक करना है कि उसमें ज्यामितीय समावता संभव है या नहीं है। तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन आएंगे, तो यहाँ पर तो ये एक ही बनेगा, कोई ज्यामितीय समाविवी संभव नहीं होगा। लेकिन आप इस द्विबंध के सापेक्ष देखोगे तो यहाँ पर मेथिल भी है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पर एथिल भी है और हाइड्रोजन भी है, यानी कि इस द्विबंध के सापेक्ष अलग अलग समूह लगे हैं, यानी कि ये GI दिखाएगा, और GI दिखाएगा तो उसके 2 समाविवी बनेंगे।
फिर यहाँ पर आप देखोगे तो इसके 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये भी ज्यामितीय समानता नहीं दर्शा सकता, इसलिए इसका भी 1 बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे दोनों के दोनों मेथिल समूह लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको, दोनों मेथिल है बेटा, इसलिए इसका भी 1 ही बनेगा। और यहाँ पर देखोगे तो इसके दोनों हाइड्रोजन आएंगे, इसलिए इसका भी 1 बनेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। या तो ये इंटीजर में आया होगा या ऑप्शन आए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एनसीईआरटी की टेबल का क्वेश्चन है, और क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जब अगर मेरे से पढ़े होंगे तो J1 वाले चैप्टर में मैंने बताया भी था कि इस टेबल को आपको पढ़ना है, और मैंने वो बनाई भी थी वो टेबल, ठीक है। तो बेसिकली विटामिन, थायमीन एवं पायरोडॉक्सिन क्रमशः है, ये पूछा गया है। 3 विटामिन का नाम एनसीईआरटी ने उसके केमिकल नाम से लिखा हुआ है ना, मतलब उसका रासायनिक नाम लिखा हुआ है, विटामिन B1, B2 और B6। तो पूछ भी सकता है, जब लिखा है तो कुछ भी पूछ सकता है। B1 का नाम तो होता है बेटा थायामीन, B1 का नाम होता है थायामीन, B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, और B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और इसको याद कराने के लिए मैं आपको बोलता भी था TRP। हालांकि उसने विटामिन सी का नाम भी लिखा है, और विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। मैं बी की बात बता रहा हूं आपको, विटामिन बी में 3 नाम लिखे थे, तो टीआरपी से आपको याद कराते थे, थायामीन, राइबोफ्लेविन और पायरिडॉक्सिन। तो पूछा है कि थायामीन क्या होगा, पायरिडॉक्सिन क्या होगा, तो थायामीन तो B1 होगा और पायरिडॉक्सिन आपका विटामिन B6 होगा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। जो विटामिन ई है, B2 का मैंने बता दिया आपको, और जो विटामिन ई है, हालांकि उसने बता नहीं रखा, लेकिन टोकोफेरोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? विटामिन ई को टोकोफेरोल या फिर अल्फा टोकोफेरोल भी बोलते हैं, लेकिन हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? B1 और B6। निम्नलिखित में से कौन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के अधिक्य के साथ तृतीयक अल्कोहल देगा? मतलब आपकी मर्जी हो, जितने ग्रिग्नार्ड आप यूज कर लो। ऐसा कैसा सेम सवाल पिछले शिफ्ट में भी पूछा गया था, यानी कि ग्रिग्नार्ड भी अब उसका फेवरेट टॉपिक होता जा रहा है ना। समझ रहे हो आप बात? तो यहां पर अगर आप ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कराओगे, तो ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया आप अल्कोहल के साथ कराओगे तो 1 मोल ही इस्तेमाल होगा। कौन सी अभिक्रिया करेगा? अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा। मान लो आप इससे ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया करा रहे हो, तो ये CH3- इस अल्कोहल से एसिड बेस अभिक्रिया कर सकता है, अम्ल क्षार वाली। और अगर मान लो इसके साथ करेगा, तो यहां से ज्यादा आपको क्या दे देगा? यहाँ पर OH और यहाँ पर CH3 दे देगा, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये कार्बन आप देखोगे तो 2 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आपका द्वितीयक अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल नहीं है। बात समझ में आई? अगर आप इस ऑप्शन में चेक करोगे, इसकी अभिक्रिया आप ग्रिग्नार्ड के साथ कराओगे CH3MgBr के साथ, तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा? ये CH3- 1 मोल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया तो करेगा ही करेगा, साथ में यहाँ पर SNAE अभिक्रिया करके इस ऑक्सीजन वाले भाग को बाहर निकालेगा। जैसे ही बाहर निकालेगा तो यहाँ से आपका CH3CO CH3 बनेगा। अभी ग्रिग्नार्ड खत्म नहीं हुआ है, तब तक खल्लास नहीं होगा जब तक हम लोग जल नहीं डाल देते, ठीक है ना। तो 1 मोल ग्रिग्नार्ड तो लग चुका है। अब अगला ग्रिग्नार्ड देखो आप, अगला ग्रिग्नार्ड क्या कर सकता है? CH3- यहाँ पर आक्रमण करके यहाँ पर क्या बना सकता है? O- CH3 और जैसे ही इसमें आप अंत में जल डालोगे तो आपको तृतीयक अल्कोहल, ये कार्बन 3 कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी मेथिल, यहाँ पर भी मेथिल और यहाँ पर भी मेथिल, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बन गया आपका। और ये पूछा उसने तृतीयक अल्कोहल कहाँ से संभव है, तो आपके सेकंड ऑप्शन से तृतीयक अल्कोहल संभव है बेटा। अगर आप इस ऑप्शन पे जाओगे, थर्ड वाले ऑप्शन पे, तो साइनाइड जो है, साइनाइड कीटोन तक जाता है, उसके आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। साइनाइड कहां तक जाएगा? भले आप 1 मोल लो, चाहे आप अधिक में लो, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था कि साइनाइड अधिक से अधिक कीटोन तक जा सकता है। OET अभिक्रिया दर्शाएगा नहीं, ईथर है, ईथर क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाते। ये जो एल्काइन है, इसका टर्मिनल हाइड्रोजन अम्लीय है, वो ग्रिग्नार्ड के साथ अम्ल क्षार अभिक्रिया करेगा, जिससे तृतीयक अल्कोहल तो बनने वाला नहीं है। फिर यहां पर आप देखोगे तो ये अल्काइल हैलाइड है, और अल्काइल हैलाइड पे अगर आप ग्रिग्नार्ड की अभिक्रिया कराओगे तो SN2 अभिक्रिया करेगा, जिससे कोई अल्कोहल तो बनना नहीं है। फिर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसका हाइड्रोजन जो है वो अम्लीय है, तो यहाँ पर अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड NH है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल CHO की तरह अभिक्रिया होगी, तो ज्यादा से ज्यादा द्वितीयक अल्कोहल ही बन सकता है, तृतीयक अल्कोहल बनने की संभावना नहीं है। तो कुल मिला के आपके 8-9 क्वेश्चन आए थे बेटा, ठीक है ना।
हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो, ऑप्शंस में कुछ अलग हो, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका हो वो अलग हो, लेकिन जितनी मैं कोशिश कर सकता था मैं आपके पास जल्द से जल्द इनको हिंदी में बदल के आपके पास सॉल्यूशन लेके आया हूं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। मैं फिर से बता दूं आपको, अमीन उसका फेवरेट टॉपिक हो रखा है, बहुलक उसका फेवरेट टॉपिक हो रखा है, जैव उसका फेवरेट टॉपिक हो रखा है, और दैनिक जीवन में रसायन फेवरेट टॉपिक हो रखा है। अब धीरे धीरे वो जीओसी और समावयवता की तरफ भी जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसने अभी भी हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये कम छू रहा है वो। आप देखो ध्यान से, इनको आप देखोगे तो बहुत कम छूने में आ रहा है उसके, लेकिन अमीन वाला फेवरेट टॉपिक हो रखा है उसका। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी से बायोमोलिक्यूल और आपका बहुलक और आपका दैनिक जीवन में रसायन, इसको प्लीज रीड कर लो एक बार। आप एक बार रीड करके भी चल जाओगे ना बेटा, आखिरी टाइम चल रहा है, आपके मतलब 8 नंबर तो आ ही जाएंगे, मतलब 8 नंबर के सवाल तो सही हो ही जाएंगे, जो गलत होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।